जैसा हाँ। कि पहले प्रचारित प्रसारित किया जा चुका है कि आज हम लोगों की 2000 जो 47 का मिशन, जो 2047 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आज जो हमारा लक्ष्य है, युवा, गरीब, महिला और किसान। और जैसा हम सब जानते हैं कि इस विषय पर अपना बहुत विशिष्ट पाथेय देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर उदयभान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र, हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद पर गहरी दृष्टि रखते हैं और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि आज जिस नीति की ओर, जिस नीति और जिस नियत के साथ हम बढ़ रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रति, दृढ़ मनस्विता के प्रति पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और भारत के भविष्य, भारत के विराट सनातन और हिंदुत्व को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दोनों का लक्ष्य, दोनों की दृष्टि भारत को समृद्ध, यशस्वी और भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का उद्देश्य है। और वो उद्देश्य पूरा होता है उसी एकात्म मानववाद से, उसी अंत्योदय से। तो जो अंत्योदय की दृष्टि है, एकात्म मानववाद की दृष्टि है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि है, उसमें भारत का गरीब, भारत का युवा, महिला और किसान और अंत्योदय की अवधारणा, किस प्रकार इस मिशन को हम सफल करेंगे, उस पर एक वैचारिकी हमारे लोक पहल के यशस्वी संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के तरफ से लगातार इसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, लगातार विमर्श किया जा रहा है। डॉक्टर विजय कुमार सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े प्रकल्प, जो आर्थिक प्रकल्प है, जो सरकार की नीतियों की आलोचना से भी परहेज नहीं करता है, ऐसे यशस्वी हमारे लोक पहल के संयोजक और राष्ट्रीय स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्रीय विचार प्रचार टोली के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन लोक पहल को अनवरत और भारत को विचार विमर्श को और आगे बढ़ाकर और 2047 तक भारत को भव्य, दिव्य और समर्थ भारत बनाने के लिए, सपनों का भारत, कितना विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, स्वावलंबी भारत होगा, इस विजन को लेकर के हमारे लोक पहल के माननीय संयोजक जी और उनकी पूरी टीम निरंतर आगे बढ़ रही है। और जैसा कि हम इस एक परंपरा है हमारी लोक पहल का, औपचारिक परिचय हम लोग प्रस्तुत करते हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं और ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अंत्योदय, एकात्म मानववाद के चिंतन के बड़े विचारक डॉक्टर उदयभान सिंह सर हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जो भारत रत्न है, हमारे एक लोक पहल के वैचारिक केंद्र हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक और इलाहाबाद के गौरव, पूरे राष्ट्र के गौरव, पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राम मंदिर आंदोलन को का दीप, टिमटिमाता बुझा दीप प्रज्वलित करके उसको अग्नि अग्नि प्रज्वलन में अग्नि शिखा के रूप में परिवर्तित कर देने वाले ब्रह्मलीन महंत पूज्य अभयनाथ जी हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारे वैचारिक आधार हैं। और राम मंदिर आंदोलन को ओजस्विता से हर करके देश भर में प्रचारित और प्रसारित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे वैचारिक अधिष्ठान है। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि एकात्म मानववाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, और जिस तरह हाथी पांव में आकर समस्त जानवरों के पांव समाहित हो जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति निकलता है तो उसका एक व्यक्ति, तो उसका एक परिवार होता है, परिवार से निकलता है तो उससे का वो समाज है, उसकी जाति है, और ये सब परिवार, जात, समाज और सबसे बड़ा जो संवास है वो राष्ट्र है, और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, देश की माटी तुम्हें कुछ और दूं। तो इस भाव संकल्पना में, उस राष्ट्रवाद में
जिसमें सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हम लोगों को जीना सिखाया, एक जीवन शैली बताई जो संस्कृति पर आधारित है, भारत की उदात्त विशाल संस्कृति पर आधारित है, जो सनातन संस्कृति है। तो मैं आज के बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर को। नमस्कार। आज के इस आभासीय मंच पे डॉक्टर उदय भान सिंह साहब का हम स्वागत करते हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्वान का हमको वक्तव्य एक महत्वपूर्ण विषय पे सुनने का अवसर मिल रहा है। लोक पहल के बारे में डॉक्टर अखिलेश जी ने बताया। आज का विषय दीनदयाल जी की दृष्टि में जो विजन 2047 प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें महिला, युवा, किसान और गरीब के कल्याण की बात जो सोची है, यही दृष्टि अंत्योदय के माध्यम से दीनदयाल जी ने दिया था। दीनदयाल जी ने हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे खुशी दी जाए, उसके चेहरे की मुस्कान कैसे रहे और वो स्वावलंबी होके अपना जीवन कैसे जिए, उसके लिए उस हर विधा को उन्होंने अपनाने के लिए कहा जो भारत में उपलब्ध है और जिसके आधार पे हम स्वावलंबी बन सकते हैं। दीनदयाल जी के कद के बारे में केवल हम इतना कहना चाहेंगे कि उनके असमय निधन के बाद, सभी को पैनल में सम्मिलित कर लीजिए। असमय निधन के बाद आयोजित कार्यक्रम में अपने पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सूर्य ढल गया है, तारों के प्रकाश में हमको मार्ग तलाशना है। कहने का मतलब देश के क्षितिज पे, देश के विकास के क्षितिज पे वो सूर्य के समान थे और उनके न रहने पे हम लोगों की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। आज उनके मुखार बिंद से निकले एक एक शब्द हम लोगों के लिए अमृत वचन है। लोक पहल सौभाग्यशाली है कि उसके मंच पे ऐसे मूर्धन जो पंडित दीनदयाल जी का अच्छे से अध्ययन करके हम सब लोगों को अपने वक्तव्य से सिंचित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। हम बहुत ज्यादा समय ना लेके हम उन्हीं से आशा करेंगे कि उनका वक्तव्य आए और हम लोग सारे विषय को सुने और प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूर्ण करने में वो सहयोगी हो, समर्थ हो। यही हमारी अपेक्षा है और यही हमारी आशा है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अब मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आधिकारिक विद्वान, सामाजिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, उनकी आर्थिक दृष्टि, उनके राष्ट्रवादी दृष्टि, समस्त दृष्टियों पर सम्यक विवेचना करने के लिए, सम्यक मीमांसा करने के लिए आज विषय के विशेषज्ञ और दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन पर आधिकारिक विद्वान, और विद्वत्ता तो अपने आप में है ही है, वह तो अमूल्य निधि है हम लोगों की, लेकिन भाई साहब का जो सरलता है वही उनको अद्वितीय पुरुष बना देती है, महान व्यक्तित्व दे देती है। लगता ही नहीं है कि हम किसी बड़े प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल भ्रातृत्व जैसा स्नेह और हर के प्रति वही स्नेह, वही ऊर्जा, वही उत्साह भर देने वाले मैं अपने बड़े भाई प्रोफेसर उदय भान सर को आमंत्रित करता हूं कि आज का वक्तव्य आरंभ करें। सर। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अखिलेश जी। सर्वप्रथम मैं लोक पहल जो राष्ट्रीय मंच है वैचारिकी का, भारतीय जो वैचारिकी है उसके जो विविध अधिष्ठान हैं, जैसे कि 5 अधिष्ठान अपने लोक पहल के हैं, उनमें एक प्रमुख अधिष्ठान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सब के मार्गदर्शन में, उनको सानिध्य मानते हुए, उनको साक्षी मानते हुए, लोक पहल जो इतना बड़ा यज्ञ नहीं बल्कि महायज्ञ पूरे राष्ट्र भर में चला रहा है, उसके लिए संपूर्ण लोक पहल परिवार को मैं अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूंगा। दूसरा, लोक पहल परिवार का मैं हृदय से आभारी हूं, विशेष रूप से मेरे वरिष्ठ और सदैव जिनके एक एक शब्द से, एक एक बात से मुझे पाथेय मिलता है,
मुझे मार्गदर्शन मिलता है, मेरा मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसे प्रोफेसर विजय सिंह जी और लोक पहल परिवार के अन्य सभी साथी। आज आभासी माध्यम से जुड़े मेरे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं और देश के अन्य भागों से जुड़े लोक पहल के सदस्य प्रतिनिधि, उन सब का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने समय निकाल करके आज जो मेरा जो अल्प ज्ञान है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सागर नहीं बल्कि महासागर हैं, उनको मैं परिभाषित कर सकूं, उनके विचारों को, उनके दर्शन को मैं व्याख्यायित कर सकूं, ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है। मैं बिल्कुल अल्प ज्ञानी हूं। मैं जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, और जैसा कि डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी ने मुझे विषय दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि भारत का गरीब, युवा, महिला और किसान तथा अंत्योदय की अवधारणा, इस पर जो मेरा जो सामान्य ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, वही मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो अल्प ज्ञान है, आप लोगों का सानिध्य मिल करके वह और थोड़ा पुष्पित और पल्लवित हो पाएगा। मैं आप सबका एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपने विषय पर आऊंगा, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि भारत का गरीब, युवा, महिला, किसान तथा अंत्योदय की अवधारणा। अखिलेश जी ने जो मुझे ये विषय दिया है और सबसे अंत में जो जोड़ा अंत्योदय की अवधारणा, मुझे लगता है कि अंत्योदय की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की जो अवधारणा है, उसमें ये सभी चीजें समाहित हो जाती हैं, ये सभी विषय समाहित हो जाते हैं। अंत्योदय, शुरुआत में अंत्योदय से ही करना चाहूंगा। अंत्योदय को मैं परिभाषित करूं, उसका अर्थ मैं बताऊं, मुझे लगता है कि आप जैसे जितने विद्वान यहाँ पर हैं, उनके समक्ष उसके अर्थ की व्याख्या मैं करूं, तो मुझे लगता है कि सूरज की धरती पे दिया जलाने की तरह होगा। बड़े अंत्योदय का जो अर्थ है वो उसके शब्द में ही निहित है कि अंत का उदय, समाज की आखिरी पंक्ति में जो खड़ा है उसका उदय। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि उसका उदय कैसे होगा और इसकी चिंता क्यों की। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो, उनके जो जीवन की जो पृष्ठभूमि रही है, उसकी तरफ हमको झांकना होगा। जिस प्रकार का जीवन, जिस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रही कि बाल्यकाल में ही माता पिता, परिवार के अन्य जो परिजन थे वो नहीं रहे, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। जिनका सानिध्य मिलता था, जब भी उनको जिनका सानिध्य मिलता था, वो किसी न किसी कारण से वो उनसे बिछड़ जाते थे। और ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए ऐसा उनका जीवन था, और ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई लिखाई करते हुए आज जिस स्थान पर हम उनको पाते हैं, आज जिस दिशा, दर्शन, दृष्टि और विचार के कारण हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पाते हैं, वो उसका ही प्रतिफल था। और यही कारण था कि उन्होंने अंत्योदय में उन सब बातों का समाधान प्रस्तुत किया, जो न केवल उन्होंने उसकी अनुभूति की, बल्कि उस समय सारा भारत उन चीजों की अनुभूति कर रहा था। जिस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सार्वजनिक जीवन में आए, उन्होंने देखा कि देश अभी अभी कुछ ही समय पहले वर्षों की परतंत्रता से स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्रता के प्रकाश, स्वतंत्रता के उजाले में उसने पैर रखा था। चारों ओर दुर्दशा, दीनहीन अवस्था थी। ऐसे में देश का विकास कैसे हो, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे हो, उसके लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत, चाहे वो आर्थिक सिद्धांत रहे हों, राजनीतिक सिद्धांत रहे हों, वैश्विक स्तर पर प्रचलित थे। और कामोबेश वो सिद्धांत धीरे धीरे अपने देश में भी आए। उस समय की तात्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस समय वो जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, वह जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उन्होंने भी भारत की धरती पर पैर रखा। और तात्कालीन जो नेतृत्व था, उन्होंने सोचा कि इन आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र की जो क्षुधा है,
राष्ट्र की जो भूख है, राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं, राष्ट्र मतलब पूरा जनगण, पूरी जनता, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस पर गहन विचार मंथन किया कि ना तो समाजवाद, ना ही पूंजीवाद, ना ही अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं वह भारत की जो दीनहीन स्थिति है उसका समाधान नहीं कर सकती। अगर दीनहीन स्थिति का समाधान होगा तो भारत के अपने अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं, अपने अंदर का जो स्वत्व है, जो चिति है, उनको अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और कामोबेश इसी प्रयत्न में, इसी प्रयास में उन्होंने गहन चिंतन करते हुए उन्होंने अंत्योदय की धारणा को अंत्योदय की धारणा का विकास किया। उन्होंने अंत्योदय की धारणा कोई नई धारणा नहीं थी। अंत्योदय की धारणा भारत में रची बसी अवधारणा थी, जो कि वेदों में भी कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि और साथ में वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा हमारी प्राचीन रही है, इन्हीं दो तीन जो अवधारणाएं प्राचीन समय से ही अपने भारत की चित्त में, भारत के स्वत्व में रची बसी रही हैं। उन्हीं में से अंत्योदय की धारणा को उन्होंने और उसे पुष्पित और परिष्कृत करते हुए बताया कि ना तो समाजवाद, ना तो पूंजीवाद और ना ही अन्य प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वह भारत की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती, बल्कि अंत्योदय की जो अवधारणा है, अंत्योदय की जो बात है, अंत्योदय की जो भावना है, वही भारतीय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की समस्याओं का समाधान कर सकता है। अंत का उदय अर्थात समाज के आखिरी पायदान पर, आखिरी सीढ़ी पर जो खड़ा व्यक्ति है, विकास, कल्याण, राजनीतिक गतिविधियों, आर्थिक गतिविधियों, इन सब के जो परिणाम निकलेंगे, सुपरिणाम निकलेंगे, जब तक उस तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है हम भारत के नागरिकों की, भारत की जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। और अंत्योदय के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत जिस प्रकार की स्थितियों से गुजर रहा है, जिस प्रकार की स्थितियों से परेशान है, उन परेशानियों का सामना अंत्योदय के माध्यम से ही हो सकता है। समाज के आखिरी छोर में खड़े हुए, क्यों? कारण क्या है कि समाज में अमीर, संपन्न लोगों की संख्या बहुत कम है, जबकि विपन्न लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब उनका कैसे समाधान किया जाए? तो शुरुआत करनी पड़ेगी समाज के आखिरी छोर में जो खड़ा व्यक्ति है, उसके उत्थान की, उसके विकास की और उसके उदय की। अब वो उदय कैसे होगा? अब इस क्रम में अगर हम देखें तो उन्होंने बताया, जैसा कि अभी आदरणीय प्रोफेसर विजय सिंह सर ने बताया, कि वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक व्यक्ति नहीं, विचार थे। और विचार केवल सामान्य विचारक नहीं थे, वो विचारक होने के साथ साथ समस्याओं का आकलन करना और समस्याओं का समाधान करना। दीनदयाल उपाध्याय को भारत में इसीलिए गरीब दलितों की आवाज कहा जाता है। देश के गरीब जन की जब तक उनका कल्याण नहीं होगा, उनका उत्थान नहीं होगा, उनका विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और दूसरी जो बात है कि समाज के अंतिम पायदान तक विकास के, कल्याण के और सब प्रकार के जो कुछ भी गतिविधियां चल रही हैं, उनका प्रकाश जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक देश का विकास, समाज का विकास नहीं हो सकता है। दूसरा है युवाओं को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मन में अनेक प्रकार के विचार थे। युवा आत्मनिर्भर बने। आज भी हम देखते हैं कि भारत का युवा पढ़ता है, लिखता है, पढ़ लिख करके बेरोजगार बन जाता है। उसका कारण क्या है कि हमारी पढ़ाई लिखाई में अब तक उस प्रकार की बात नहीं थी जो उसे स्वावलंबी बना सके, जो उसे आत्मनिर्भर बना सके। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि युवा आत्मनिर्भर बने। पढ़ना भी है, लिखना भी है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन वो कैसे हो पाएगा?
वह आत्मनिर्भर जब तक नहीं बनेगा तब तक भारत का युवा सबल नहीं हो पाएगा। योजनाएं ऐसी बनाई जाएं जो भारत के युवाओं को, भारत के नौजवान को, भारत की तरुणाई को आगे बढ़ने में, आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो। और साथ में, इसके साथ साथ युवा भारत का ऐसा हो, जैसा कि विवेकानंद जी कहते थे कि भारत का युवा फौलादी शरीर वाला हो, स्वस्थ हो, कुशल हो और प्रसन्न हो। यदि ऐसा युवा तैयार होगा तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर युवा बनेगा। युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित रूप से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जब तक युवाओं में आत्मनिर्भरता नहीं आएगी तब तक परिवार, तब तक समाज, तब तक राष्ट्र जो है वह आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को कुशल बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। और यही कारण है कि वर्तमान केंद्र सरकार व अनेक राज्य सरकारों के द्वारा युवाओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इसी विचार से प्रेरित होकर कि भारत का युवा आत्मनिर्भर बने, इसी बात से प्रेरित होकर के भारत सरकार और अनेक राज्य सरकारों के द्वारा स्किल इंडिया यानी कुशल भारत, कौशल भारत से संबंधित अनेक प्रकार की योजनाएं चला करके भारत के युवाओं को, चाहे वो शहरों में रहते हों, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हों, उन सब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न अनेक प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा चलाया जा रहा है। और साथ में पंडित दीनदयाल जी का मानना था कि आत्मनिर्भर भी बने भारत का युवा, साथ में देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना से भी परिपूर्ण हो। क्योंकि जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश के युवाओं में यदि स्वदेश के प्रति प्रेम का भाव नहीं होगा, यदि युवाओं में राष्ट्रभक्ति का भाव नहीं होगा तो वह पथ से विचलित हो जाएंगे। जिस समाज का युवा, जिस परिवार का, जिस समाज का, जिस राष्ट्र का युवा अगर पथ से विचलित हो जाता है तो वह राष्ट्र कभी भी उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर, स्वाभिमान की ओर और राष्ट्रीय गौरव की तरफ कभी भी अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि भारत का युवा पढ़ लिख करके आत्मनिर्भर बने, उसके हाथों में कुशलता आए, कौशल आए, कौशल आएगा, उसके हाथों में कौशलता आएगी तो निश्चित रूप से वो कुशल बनेगा, कुशल बनेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा, युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो समाज और राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेंगे। उसके बाद आता है महिलाओं को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो दृष्टि थी वह बड़ी ही सकारात्मक थी। वह दृष्टि थी भारत की जो प्राचीन काल से दृष्टि रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। भारत में नारी शक्ति, मातृशक्ति को महत्व आज से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आज तो जो स्थिति है वो हम सबको पता ही है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने भारत की संस्कृति में ही मातृशक्ति की आराधना की कल्पना की गई। और यही कारण है कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर्व जब आते हैं तो मातृशक्ति की ही पूजा की जाती है, शक्ति की ही साधना की जाती है, शक्ति की ही आराधना की जाती है। यही कारण था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है, भारतीय समाज का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके प्रगति पथ पर अग्रसर। एक बार क्या हुआ, एक नन्ही सी बालिका एक किसी परिचित के घर पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनके घर पर गए। एक नन्ही सी बालिका दौड़ते हुए, मन उसका खराब था, वो दौड़ते हुए पंडित जी के पास आई। बोले, बाबूजी देखिए ना, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई लिखाई से रोकते हैं। तो उन्होंने, जो उनके परिचित थे, उनको बुलाकर कहा, क्यों भाई, आप बिटिया को क्यों नहीं पढ़ाते? तो बोले, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लेना बस इतना काफी है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हैं, उसके बाद तो फिर इसको शादी विवाह करके इसको दूसरे संसार में चले जाना है। तब पंडित जी नाराज होते हुए अपने मित्र को समझाते हैं कि नहीं,
बालक और बालिकाएं समान हैं और इसी भाव से आप अपने बच्चों का पालन पोषण करें, क्योंकि अगर ये बालिका लिखी होगी तो दूसरे संसार में जब जाएगी, इसका विवाह होगा तो वहां पर इसके बाल गोपाल जो होंगे वो भी पढ़ लिख जाएंगे। और इस प्रकार से शिक्षा की जो गंगा है, पढ़ाई लिखाई की जो गंगा है, वह अनवरत और अविरल भाव से बहती रहेगी। इसलिए इसको भी उसी प्रकार से पढ़ाने लिखाने का संकल्प लें, पढ़ाने लिखाने का भाव पैदा करें जिस प्रकार से आप अपने बेटों के लिए करते हैं। तो उनके मित्र बड़े शर्मिंदा हुए और उन्होंने क्षमा याचना की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से और कहा कि नहीं पंडित जी, आपने बिल्कुल सही बात बताई है और मैं अपनी बिटिया को अब न केवल माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा बल्कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि पुरुष और महिला दोनों ही मिलकर घर चलाते हैं, उसी प्रकार से पुरुष और महिला मिलकर समाज चलाते हैं, उसी प्रकार से पुरुष और महिलाएं राष्ट्र को चलाते हैं। दोनों ही राष्ट्र रूपी रथ के दो पहिए हैं, दोनों से मिलकर के राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसलिए महिलाओं को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को मिलते हैं। उनको खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको सब प्रकार के वही अधिकार मिलने चाहिए जो अधिकार पुरुषों को मिलते हैं, जो अधिकार बेटों को मिलते हैं। और कामोबेश भारत जब से आजाद हुआ और उसके बाद से लेकर के महिलाओं की स्थिति जिस प्रकार की दुर्दशा रही, उसके पीछे यही कारण था कि भारतीय समाज में पहले की सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अब की सरकारें अनेक प्रकार के, अभी नारी वंदन जो अधिनियम जो पास किया गया 2023 में वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा, उसके पीछे भी यही भाव था कि उनको भी राजनीतिक क्षेत्र में वही प्रतिनिधित्व मिले जो पुरुषों को मिला हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महिला को भी शक्तिशाली, समर्थवान, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प रखते थे और इसके लिए अनेक प्रकार के समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किए। उसके बाद किसान, पंडित जी के अधिकतर भाषणों में गांव, खेत, किसान, मजदूर, कृषि सुधार उनके चिंतन के विषय थे। वो भाषण जब भी देते थे, चिंतन जब भी करते थे, विचार जब भी प्रकट करते थे, ये सारी बातें गांव, खेत, किसान, मजदूर, कृषि सुधार इन पर केंद्रित रहता था, क्योंकि पंडित जी का मानना था कि भारत गांव में बसता है और जब तक लगभग 73% भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और भारत का विकास कैसे होगा जब तक गांव का विकास नहीं होगा, गांव में जब तक संसाधन नहीं पहुंचेंगे, गांव की सड़कें गलियां पक्की नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, आवागमन के लायक नहीं होंगी, तब तक देश विकास कैसे कर सकता है। भूमि, अधिकतर जो कृषि योग्य भूमि है वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए कृषि व्यवस्था में अनेक प्रकार के सुधार होने चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के उपाय उन्होंने बताए। उनके चिंतन की एक दिशा में उन्होंने खुलकर इन विषयों को प्रस्तुत किया और यही कारण है कि वर्तमान सरकार ने जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो है उसकी शुरुआत की। ग्रामीण क्षेत्र, किसान, कृषि व्यवस्था, गांव में रहने वाले नागरिक का, व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। कृषि कार्य में लगे हुए किसान का जब तक पूर्णतः विकास नहीं होगा, उसके कल्याण के बारे में समाज और सरकार नहीं सोचेगी, तब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा और ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसके बारे में हम सबको पता ही है। उसके बाद खेती बाड़ी के लिए उन्होंने कहा कि हमको वर्तमान समय में खेती बाड़ी से संबंधित जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उसका भी उपयोग करना है, लेकिन उसका उपयोग करते करते हम कहीं ये ना भूल जाएं कि खेती करते करते हम भूमि का इतना दुरुपयोग करें कि वह भूमि बंजर हो जाए। अधिक रसायनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अधिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका समाधान उन्होंने क्या दिया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए हम परंपरागत खेती बाड़ी
कि जो व्यवस्था हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही व्याप्त थी, प्रचलित थी, उन सबका प्रयोग करें। अर्थात नई टेक्नोलॉजी और परंपरागत खेती, इनका समन्वय करके हमको खेती बाड़ी कृषि का कार्य करना चाहिए, जिससे कि संतुलन बना रहे। पेड़ पौधे अधिक से अधिक हम उपजाएं, धरती को हम कोक की तरह माने, जिस प्रकार से खेती बाड़ी को कोक की तरह माने, हम उसमें अधिक से अधिक रसायन का उपयोग करेंगे, खाद का उपयोग करेंगे, तो कोख बंजर हो जाएगी, फिर आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भाई हमें परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उचित मात्रा में ही खादों व रसायन का उपयोग करना होगा, और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बीहड़, बंजर, जल भराव वाली भूमि क्षेत्रों का उपचार, ये लगभग 74 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में ये योजना चल रही है, और 2,91,250 हेक्टेयर भूमि को विकास की यह योजना है। अब होता क्या है, जो बीहड़ है, जैसे चंबल का बीहड़ है, हम सबको पता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये 3-4 राज्यों तक यह भूमि एक समय बहुत ज्यादा फैली हुई थी, और उसी का परिणाम ये निकला था कि वहां पर दस्यु राज हो गया था, डकैतों का राज हो गया था। बड़ी मुश्किल से राजनीतिक इच्छा शक्ति ने, प्रशासनिक और पुलिस ने और सब प्रकार के प्रयासों से वह क्षेत्र दस्यु मुक्त हुआ। बाद में फिर यह योजना बनी कि किस प्रकार से इन बीहड़ों को खेती के लायक भूमि में तब्दील किया जाए। तो उसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन अभी भी बहुत सारा क्षेत्र, चाहे चंबल का इलाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र हो, बंजर भूमि हो या पथरीली जमीन हो, इन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बाद उसको खेती के योग्य जमीन बनाया गया है, और उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित दीनदयाल की इस योजना, एक प्रकार से यह योजना जो है वह संपूर्ण देश के लिए एक मॉडल योजना के रूप में, एक आदर्श योजना के रूप में उभर करके हम सबके बीच में सामने आई है। और मुझे जानकारी ये मिली है कि यह जो योजना है, यह योजना, इस योजना को भारत के अन्य सरकारों ने भी, अन्य राज्यों ने भी उसको अपनाया है, और अपने अपने क्षेत्रों में जो भी बीहड़ के जमीन थे, जो बंजर भूमि थी, जो जल भराव वाले जो भूमि थी, उनको समृद्ध बनाने का कार्य वो प्रदेश, वह प्रांत उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन छोटे छोटे उपायों को ध्यान में रखते हुए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को न केवल क्रियान्वित कर सकते हैं, बल्कि उनके विचारों के आधार पर हम अनेक प्रकार की योजनाएं चला करके, इस समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार के साथ साथ जो है अनेक राज्य सरकारों ने भी जो है वो योजनाएं बना करके कृषि कल्याण, महिला कल्याण और अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से देश के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इन विकास योजनाओं में जून 2006 से लागू योजना का उद्देश्य, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ कि वहां पर जो अस्पताल पहले शुरू किए गए, उनमें कहीं दवाई नहीं है, कहीं अन्य संसाधन नहीं है। तो बाद में केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य सरकारों ने यह सोचा कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में, जो पिछड़े शहर हैं, उन क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधा जब तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वहां पर स्वास्थ्य जो समाधान है वो नहीं पहुंचेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जून 2006 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में गुणवत्तापूर्ण
स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से, ये योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। और यह योजना, इसके जो परिणाम, उसके परिणामों के जो आंकड़े हैं मेरे सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। गांव के लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता नहीं होती थी, अब वह स्वास्थ्य सुविधाएं उनके कस्बों में, उनके गांवों में, उनके जो पिछड़े जो शहर थे वहां तक पहुंच गए हैं। दूर दराज के इलाकों में जहां अस्पताल नहीं थे, वहां प्रारंभिक जांच, उपचार और इलाज की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। महिलाओं की प्रसव संबंधी जांच करना और उन्हें अन्य जानकारी प्रदान करना इस योजना के तहत किया जा रहा है। और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना, एक योजना ये भी है जो अनेक केंद्र सरकार के साथ साथ अनेक राज्यों में भी चल रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के गरीब परिवार बीमार होने पर इलाज कराने में असमर्थ रहते थे। सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए 25 सितंबर 2004 से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर जांच एवं उपचार के लिए 1 वर्ष में 20,000 रुपए प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। परिवार का इस पूरी प्रक्रिया में परिवार का एक कार्ड भी बनता है, सभी लोगों के नाम लिखे जाते हैं और जिनको जैसी आवश्यकता होती है स्वास्थ्य संबंधी, वह सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं उनको प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को एक परिवार स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड में परिवार के मुखिया का फोटो तथा परिवार का पूरा विवरण दर्ज रहता है। भर्ती होकर इलाज कराने पर इलाज तथा जांच का विवरण भी इस कार्ड में मौजूद होता है। बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश के डाटा मेरे पास है यहाँ पर। बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश के निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब व्यक्ति को घातक एवं जानलेवा बीमारी होने पर शासन के द्वारा चिकित्सा सेवा 25,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके बाद एक और योजना है दीनदयाल स्वरोजगार योजना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत के समाज का युवा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तब तक समाज और राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीनदयाल स्वरोजगार योजना के शुभारंभ किया गया। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए 4 अगस्त 2004 से दीनदयाल रोजगार योजना प्रारंभ की गई। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन भी किया गया और उसके माध्यम से न केवल कस्बाई क्षेत्रों में, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि सुदूर वन्य प्रांतर जो हैं, जो आदिवासी जो इलाके हैं, वहां पर भी इस योजना को चलाया जा रहा है और उसके माध्यम से आदिवासी इलाकों में भी वहां के जो युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का, उनको कुछ ना कुछ रोजगार देने का उपक्रम चल ही रहा है। उसके बाद दीनदयाल समर्थ योजना 2004, दिव्यांग व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसा कि मैंने बताया, अंत्योदय योजना यानी समाज के आखिरी छोर में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण की कल्पना और उस कल्पना को सार्थक रूप प्रदान करना, उसे प्रदान करने के लिए दीनदयाल समर्थ योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत समाज के जो दिव्यांग जन हैं उनका पुनर्वास करना, उनको कुछ ना कुछ रोजगार प्रदान करना ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ सके। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में अति गरीब परिवारों को कम से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना है, ये योजना मध्य प्रदेश में तो काफी लोकप्रिय हुई थी। साथ ही साथ आपको ध्यान होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया था और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री रमन सिंह जी,
उन्होंने इस योजना का क्रियान्वयन बड़ी बड़ी ही गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ उसको चलाया भी। और यही कारण था कि ये योजना बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई छत्तीसगढ़ में। और इसका श्रेय श्री रमन सिंह जी को जाता है कि उन्होंने न केवल इसकी छत्तीसगढ़ में शुरुआत की, बल्कि उसका क्रियान्वयन बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने किया। और यही कारण है कि आज भी छत्तीसगढ़ की जनता श्री रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के अति गरीब परिवारों को कम से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में इन हितग्राहियों को चिन्हित कर पीले राशन कार्ड प्रदान किए गए। योजना अंतर्गत 2 रुपए किलो गेहूं एवं 3 रुपए किलो की चावल की दर पर 35 किलोग्राम के मान से वर्तमान में अभी भी चल रही है। ये योजना, उसको नाम जरूर बदल दिया गया है, लेकिन यह योजना अभी भी चल रही है। उसके बाद है दीनदयाल रसोई योजना। गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन की यह योजना 7 अप्रैल 2007 को प्रारंभ की गई थी। इसने राम रोटी योजना का स्थान, पहले इस योजना का नाम था राम रोटी योजना, बाद में इसका नाम बदल करके कर दिया गया दीनदयाल रसोई योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, अगली जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ। इस योजना में 15 से 35 साल तक के ग्रामीण युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देने का संकल्प लिया गया। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 50%, अल्पसंख्यकों के 15% एवं महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो इस प्रकार से न केवल समाज के सामान्य वर्गों को, बल्कि जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी इस योजना के तहत, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा हैं, उनको रोजगार दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का उपक्रम चलाया गया, अभी भी चलाया जा रहा है। उसके बाद है दीनदयाल गोकुल ग्राम योजना। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 5 ग्रामों को प्रतिवर्ष विकास के लिए चयनित किया जाता है। योजना के अंतर्गत कमजोर तबकों या महिला स्वयं सहायता समूह को 20 पशु एवं 20-25 एकड़ शासकीय भूमि प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का यज्ञ नहीं, बल्कि महायज्ञ चलाया जा रहा है। उसके बाद है दीनदयाल समर्थ योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, ये इसके बारे में बता दिया था मैंने। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करना। क्या है, हम सबको पता ही है, हम सब किसी न किसी रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए ही हैं। मेरा जन्म तो गांव में ही हुआ, मुझे अनुभव है इस बात का। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को, अधिकांश लोगों को इस बात का अनुभव होगा ही कि जब हम पढ़ते थे उस समय लाइट कभी आती थी, कभी चली जाती थी। और मुझे तो ये भी याद है कि 10-10 दिन, हफ्ते भर, 10-10 दिन, 15-15 दिन तक लाइट आती ही नहीं थी, बिजली आती ही नहीं थी। फिर हम लालटेन का सहारा लेकर, मिट्टी के तेल का दिया जला करके हम लोग पढ़ाई करते थे। और ये इन सब बातों की अनुभूति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मन में थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सब प्रकार की सुविधाएं नहीं आएंगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। और इन बातों को समझा उनके विचारों पर चलने वाली सरकारों ने। और यही कारण था कि उनके विचारों पर चलने वाली सरकारों ने, उनके विचारों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकारों ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी ऐसी योजनाओं का सूत्रपात किया जो उन समस्याओं का समाधान करती प्रतीत होती हैं, जिन समस्याओं से हम आप सब गुजर करके आए और बहुत समय तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनका सामना करते रहे। इसी प्रकार की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई। यह योजना नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई थी। यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
वैसे यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रस्तावित करती है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जिसे बदल करके बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया। बदलने के पीछे कोई नामकरण वाली बात नहीं थी, बल्कि उसमें और बहुत सारी चीजों की जो कमियां थी, उन कमियों को पूरा करते हुए इसका नामकरण रखा गया। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही 16 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह देश में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत भविष्य निधि के सभी सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करने की घोषणा की गई थी। पहले भविष्य निधि तय तो होती थी, लेकिन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, इसका कोई अता पता ठिकाना नहीं था। प्रधानमंत्री ने यह योजना, जिसका नाम है श्रमेव जयते कार्यक्रम, इसके तहत जो श्रमिक थे उनको एक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया और उसमें उनकी भविष्य निधि जो है वो जमा होती है। दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना, यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। कई लोग नौकरियों में सटीक नहीं बैठ पाते, इस वजह से सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना। यानी स्वयं नियोजित हो करके अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना, स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का विकास करना, इस योजना के पीछे यह हेतु था। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। अगर मैं इन सब योजनाओं की चर्चा करना प्रारंभ करूं, अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, अनेक प्रकार की योजनाएं राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है, पंडित जी का जो विचार था कि समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण, उसका विकास, उसे आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं में देशभक्ति की भावना भरते हुए उसे आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना, ग्रामीण क्षेत्र के किसान को न केवल नई नई विधियों के माध्यम से खेती बाड़ी की सीख देना, उसे भी आत्मनिर्भर बनाना, गरीबी के और जो अनेक प्रकार के भंवर जालों में वो फंसा रहता था, उन भंवर जालों से, उन जंजालों से निकाल करके उसे एक खुला रास्ता प्रदान करना, ताकि वह खुल करके खेती बाड़ी करे और साथ ही गरीब गुरबा जो समाज के हैं उनका उत्थान करना, उन्हें गरीबी के जंजाल से, गरीबी के भंवर से निकाल करके उनको ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना ताकि वह देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय चलित अस्पताल योजना रही हो, अन्य योजना रही हो, दीनदयाल रसोई योजना जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और साथ में और भी अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। अगर इन सब प्रकार की योजनाओं की हम अभी इस समय चर्चा करते हैं, बहुत सारा समय मुझे लगता है कि इसमें ही निकल जाएगा। कुल मिलाकर के मैं अब इतना ही कहना चाहूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो दृष्टि थी वह गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, किसानों के प्रति, उनका अगर समग्र विश्लेषण हम करते हैं तो वह अंत्योदय में जाकर के समाहित हो जाती है। अंत्योदय में, जैसा कि अभी डॉक्टर अखिलेश जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार थे वह हाथी के पैरों की तरह थे कि उसमें सब प्रकार की बातें शामिल हो जाती हैं। महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, गरीबों का विकास, किसानों का विकास, ग्रामीण भारत का विकास, सबका उत्थान, सारी बातें उसमें समाहित हो जाती हैं। और इन्हीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकारों ने अनेक प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर के केंद्र सरकार
अन्य सरकारें इसी तरह से कार्य करती रहेंगी तो 2047 में पूर्ण विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वर्तमान केंद्र सरकार ने और हम सब विचार परिवार के लोगों ने मिलकर के जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से वह संकल्प हमारा वो सार्थक होगा, वह फलितार्थ होगा, वह संकल्प हमको प्राप्त होगा। और मैं कहना चाहूंगा कि 2047 के पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को यदि हम प्राप्त कर सकते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत के रास्ते पर चलकर के ही प्राप्त कर सकते हैं। उनके एकात्म मानव दर्शन के पथ पर चल करके ही हम 2047 में पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कालजयी जो सिद्धांत हैं, जो दर्शन हैं, उन्हें हम पथ बनाएंगे, उन्हें हम अधिष्ठान बनाएंगे, उन्हें हम रथ बनाएंगे, उन्हें हम माध्यम बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम 2047 में पूर्ण विकसित भारत का जो लक्ष्य हम सबका है उसे प्राप्त करने में हम सक्षम साबित होंगे। और चलते चलते मैं इस एक पूरी कविता के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि भारत का गरीब, युवा, महिला और किसान तथा अंत्योदय की अवधारणा का जो निचोड़ है, जो सारांश है, जैसा कि प्रोफेसर विजय सर ने बताया, आप अखिलेश जी ने बताया और हम सब आप जैसे प्रबुद्ध जनों से सुनते ही रहते हैं, उन सब का निचोड़ यही है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे जाना, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हैं, उस अनंत नभ को पाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाना, छोटे छोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है। अंत्योदय के माध्यम से जो अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, इन सब का लक्ष्य यही है कि समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण। तो छोटे छोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा राष्ट्र हमारा है, सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से लाना है, वैभव तब ही सच्चा समझें, वैभव तब ही सच्चा समझें, सब सुख पाएं लोग सभी। अंत्योदय, वैभव तब ही सच्चा समझें, सब सुख पाएं लोग सभी, बाधाओं भय कुंठाओं से मुक्त धरागत शोक सभी, इस महान उद्देश्य प्राप्ति हित लगे भले जीवन सारा, एक जन्म क्या बार बार भी इसी हेतु जीवन सारा, जिए इसी हित और मृत्यु को इसी हेतु है अपनाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे जाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, इस बहुत ही सुंदर आख्यान के लिए। दीनदयाल उपाध्याय की जिस प्रकार आपने मीमांसा की है वो अद्भुत है, अपूर्व है। मैं पहले ये जानकारी दूं कि जब आप बोल रहे थे तो लगभग 21 मिनट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो लोकपहल से ठीक ठाक से जुड़े हुए हैं माननीय श्याम जाजू जी सुन रहे। भारतीय जनता संघ के एक बड़े प्रचारक श्रीमान शिवमूर्ति जी जो धर्म जागरण के राष्ट्रीय शासन योजक हैं वो लगातार सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब हमारे आज के महनीय वक्तव्य को सुनने के लिए। तो ये बड़ी दो विभूतियां, बजरंग गिरी जी जो बड़े महंत हैं वो लगातार सुन रहे हैं। तो आपका व्याख्यान ही ऐसा आकर्षक था और उसमें एक सहज प्रवाह था। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को समझना बहुत मुश्किल है और आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे थे कि मैं उसे केवल छुअन दे रहा हूं। यह आपका बड़प्पन है, आपकी सहजता है, आप अपने को प्रदर्शित करने का भाव नहीं है और यही भारतीय ऋषियों ने
4 वेदों का प्रणयन कर दिया, लेकिन कभी अपना हस्ताक्षर नहीं किया कि ये मेरा है। यह आत्मोत्सर्ग की भूमि है। यह सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भूमि है। यहाँ व्यष्टि का नहीं समष्टि का स्वरूप निर्धारित होता है। और व्याख्यान के पहले ही क्रम में आपने यह बता दिया था कि दुनिया के 2 विकल्प आए। एक पूंजीवाद का विकल्प था और एक साम्यवाद का विकल्प, जिसमें समाजवाद के अनंत अनेक धाराएं समाहित हैं। और आप राजनीति विज्ञान के यशस्वी विद्वान हैं और विद्यार्थी भी हैं, तो आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता। मैं भी राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी और प्रोफेसर हूं, तो वही काम हम लोगों का है। लेकिन जिस प्रकार आपने नीर छीर किया है, थर्ड वे भारत का ही बचता है। न तो दुनिया का विकास साम्यवाद से किया, 1989 में साम्यवाद का लौह आवरण धूल धूसरित हो गया। आज भी भौतिकवाद में जलता हुआ जीवन, उसमें शांति नहीं मिल रही है। पूंजीवाद कहीं अस्थायित्व तो नहीं प्रदान कर पा रही है। ग्रेट रिसेशन ने बता दिया है कि पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था भी कभी लड़खड़ा सकती है। लेकिन भारत का वो मार्ग है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में आपने जो एक तरह से पूरे भविष्य का रेखांकन किया है कि भारत का निर्धारण, आपके वक्तव्य का जो बहुत सूक्ष्म तत्व था कि भारत का विकास भारत के स्वदेशी सन्मार्ग पर होगा, भारत का विकास भारत की पद्धति से होगा, उसकी जीवन शैली से होगा। और उसके लिए आवश्यक है, आपने सारा निचोड़ उसके अंत्योदय में किया। समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के आगे भोजन की थाली, उसके भी गालों में लाली तब आएगी जब हम एकात्म होंगे, एकाकार होंगे और सह जीवन और सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगे कि वह भी मेरा व्यक्ति है। और यहीं से पंडित जी ने एकात्म मानववाद की संवेदनशील दर्शन का प्रणयन करते हैं, निर्माण करते हैं और कहते हैं कि समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति को हम स्नेहिल और सांस्कृतिक का स्पर्श देंगे, उसको भी हम अपना मानेंगे, जिसके विषय में सर ने बहुत कहा कि वो हमारा तत्व है, आत्म तत्व है, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा भौतिक जीवन। और सर, सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात आपने दीनदयाल जी के विषय में कही है, वो मुझे बहुत गर्व है जो आपने उस चिंतन के उस बहुत सूक्ष्म पक्ष को छुआ है, जो अब तक मैं आपके सामने आपकी प्रशंसा में ये शब्द नहीं कह रहा हूं। वह है प्रकृति संपोषित विकास। भारत में विवेकानंद जी ने कहा है कि कम खाना प्रकृति है, अधिक खाना विकृति है और भूखे को भोजन देना भारत की संस्कृति। उस ओर आपने संकेत किया कि हम कितने राक्स डालेंगे, कितना खाद, कितना हम पोटेशियम फास्फेट धरती के सीने में डाल के उसके बंजर बना देंगे। यह पंडित जी की बहुत बड़ी दृष्टि थी, जिसका आपने, मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस दृष्टि पर किसी का अब तक विचार नहीं गया है। और सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस लाइव माध्यम से बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं कि सर इस पर अपनी लेखनी चलाइए। पूरा भारत मौन है, खेत बंजर हो रहे हैं, नदियों में जल का संग्रह कम होता जा रहा है, पहाड़ तरफ पिघलते जा रहे हैं, पहाड़ में जीवन समाप्त हो रहा है, मतलब वनस्पतियां वहां से गायब हो रही हैं, औषधियां गायब हो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। बहुत बड़े कैनवास के तरफ आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस दृष्टि का आपने बहुत दृष्टि को उकेरा है, जो अब तक मैं लगातार पंडित दीनदयाल जी, दत्तोपंत जी, गांधी को भी, और जितना हमारे विचार परिवार के, आप तो हमारे विचार परिवार के मेरे अग्रज हैं, किसी ने इस दृष्टि पर ध्यान नहीं दी, लेकिन आपने उस पर दृष्टि दी है। और मैं ईश्वर से भी और आपसे तो सीधे निवेदन कर रहा हूं कि इस पर सर जरूर एक आपका आलेख आए और पूरे भारत को उस पर पढ़ना है। और मैं पहला आदमी होऊंगा जिस पर उसकी सम्यक आलोचना करने का सत प्रयास करूंगा। ये बहुत अद्भुत है, अद्भुत है। इस पर कोई दृष्टि अभी सर नहीं गई है, बिल्कुल नहीं गई है। वो आपकी वाणी से, सरस्वती की कृपा है कि जो आज बरस रही है, जो आपके वाणी से ये बातें फूटी हुई। बहुत बड़ी समस्या होगी, भूगर्भ का जल चला जाएगा, जंगल चले जाएंगे, नदियां समाप्त होंगी,
इसी इसी धराधाम से सरस्वती चली गई। सरस्वती का साक्षात स्वरूप था और कहा जाता है कि जहां से मैं बोल रहा हूं प्रयागराज से, वहां गंगा, यमुना और सरस्वती थी। और आप सरस्वती के किनारे के ही उसी धरती के आप पुत्र हैं, फतेहपुर बिल्कुल सटल उस रत्न गर्भा वसुंधरा के आप पुत्र हैं। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। मेरा तो मन ही नहीं था कि आप बीच में व्याख्यान बंद करें, क्योंकि जब आप अपने प्रवाह में थे तो आपके आपके जिह्वा से, आपके वाणी से सरस्वती अद्भुत ढंग से प्रवाहित हो रही थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति जो दृष्टि है, किसी के लिए सहज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए लगातार पढ़ते लिखते रहने के बाद जिस प्रकार प्रकृति के संरक्षण का जो अद्भुत मंत्र पंडित दीनदयाल में मिलता है, और वह उनकी संवेदना से जो चेतना निर्मित होती है, वह अद्भुत है। और उस पर पूरी दृष्टि दी। उसके बाद भारत का विकास, हम 45 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर जाएंगे, वह भी मार्ग प्रशस्त किया पंडित जी ने। और किस प्रकार आपने कितनी योजनाएं 1977 में वास्तव में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और अंत्योदय अन्न योजना का पहली बार 1977 में सूत्रपात होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और जितना स्टार्टअप, स्किल इंडिया, इंटरप्रेन्योरशिप, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मार्ग है, किसी का नहीं है। और आपने कहा कि वो मार्ग भारत से ही निकला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया। तो मैं तो अभिभूत हूं आपके इस, और इसीलिए मुझे प्रवास पर निकलना था। मैंने कहा नहीं, पिछली बार जो गलती है प्रवास की वो नहीं दोहराऊंगा, उसकी आवृत्ति नहीं होगी। आज सर को सुनना है, यत्र तत्र आप सर के कुछ आलेखों को पढ़ लेता हूं, लेकिन आज जिस प्रकार की अद्भुत व्याख्या आपने दीनदयाल उपाध्याय की गरीब पर, किसान पर, युवा पर और महिला पर आपने की है, वह बहुत ही अकल्पनीय। ऐसी बातें होती रहनी चाहिए। राष्ट्र के संवेदना के तार को झंकृत हम लोग विचार परिवार के लोग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। और संभवतः वही कारण है, जिस ओर यही कारण था कि इतने व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रम में बजरंग जी महाराज सुन रहे थे, शिव मूर्ति जी सुन रहे थे, लगातार ये लोग प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि मौसम आवाज नहीं आ रही है, आवाज में दिक्कत। मेरी आवाज सर आ रही है? और ये अद्भुत व्याख्यान और इसकी रिकॉर्डिंग सर मैंने आपको भेज दी है, लगातार आप तक प्रसारित हो रही है, जा रही है। धन्यवाद, तो धन्यवाद। चूंकि ये उत्साहवर्धन किया मैंने, श्याम जाजू को जैसे ही भेजा वो सुनने लगे, वो देखने लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। शिव मूर्ति जी जो राष्ट्रीय सह संयोजक हैं, धर्म जागरण प्रमुख, वो सुनने लगे। ये सभी लोग सुन रहे हैं, और अगर ये सुन रहे हैं तो हमारे महनीय प्रचारक हैं, महनीय व्यक्तित्व है, ये कहीं ना कहीं यह आपके संवाद का प्रतिफल है। तो सर, आपका यह अद्भुत, अविस्मरणीय और बहुत ही, जैसे हमें लग रहा था कि मैं एक सुंदर कविता सुन रहा हूं जो मेरे चेतना पर छाए धुंध को लगातार मिटा रही थी। मैं लग रहा था कि मैं रामचरितमानस, गीता के वाक्य पढ़ रहा, गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, वैसा था। वह प्रशंसा में नहीं कर रहा हूं, ये मेरी नैसर्गिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि दीनदयाल जी को समझना मुश्किल खीर है। और उस सूत्र को आपने पकड़कर, और सबसे बड़ी विशेषता, बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहजता थी, और बहुत प्रवाह था, बहुत ओज था। मैं तो चाहता ही नहीं था कि व्याख्यान समाप्त हो, क्योंकि जिस ओर व्याख्यान ऊंचाई पर चला जा रहा था, लगातार ऊंचाई पर जा रहा था, और उसको तथ्य और आंकड़े मिल रहे थे राज्य सरकारों से, भारत की सरकार से, निश्चित रूप से अद्भुत है। और अभी आप कई खंड में दीनदयाल जी पर बोलेंगे, तब जाके दीनदयाल जी उपाध्याय का आम मानव थोड़ा सा स्पर्श कर पाएगा। सर, वह निरा बौद्धिकता में आज खोए हुए हैं। बहुत कुछ चंद राजनेता, कुछ चंद बुद्धिजीवी ही जानते हैं। दीनदयाल जी को आम जन का विषय, आम जन के मन से जोड़ने की आवश्यकता है। भारत तभी समृद्धि पाएगा। भारत का छोटा छोटा आदमी किस तरह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, उसके सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्त, और इसीलिए आपने चित्ती शब्द का प्रयोग किया। भारत की चित्ती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तभी हम विकास कर पाएंगे। वह वही प्रयोग है जो पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार ने जिसको छोड़ा था, कि हम अपना मूल्यांकन करें कि हम क्या थे, क्या हो गए।
और उसी को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन के रूप में पूज्य गोलवलकर जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि दीनदयाल, अगर तुम राष्ट्र को राजनीतिक शक्ति से संगठित करना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी बात का समर्थन कर। और पंडित जी वही कर रहे थे। और उसके बाद कोई उतना बड़ा राजनीतिक व्याख्याकार नहीं हुआ। असामयिक निधन भारत का दुर्भाग्य था और वह भारत का एक विलगाव है, एक गौधूल की बेला है जिसे हम समझ नहीं पाए। और इतना हम भटकते हुए अब एक मनीषी मुख्यमंत्री और मनीषी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके और वो तो पूज्य योगी जी तो कहते हैं कि मैं जो कुछ सीखता हूँ, जो कुछ पढ़ता हूँ और जो कुछ करता हूँ, उसमें पंडित दीनदयाल जी की ही प्रेरणा होती है। स्पष्टतः कई वक्तव्यों में उन्होंने कहा। तो सर, आज के इस अद्भुत, सम्मोहक, आकर्षक और हमारी चेतना को निरंतर गत्यात्मक ऊर्जा देने वाले इस व्याख्यान के लिए पूरा लोक पहल आपका अभिनंदन करता है। आप हमारे बड़े भाई हैं और छोटा अपने बड़े भाई को इस रूप में देखता है तो और गौरवान्वित होता है, कुछ सीखने का प्रयास करता है। सर, बहुत बहुत अभिनंदन लोक पहल के तरफ से, अपने समस्त श्रोताओं के तरफ से, आपकी शिष्य परंपरा के जितने लोग जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार, संभवतः डॉक्टर चंदना मिश्रा, कविता, लता भोजवानी, नीतू रानी और जितने आपके प्रतीक शर्मा, आर सिंह, अर्चना दीवान और मेरे ही भी कुछ शिष्य जुड़े हुए हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और मेरे निर्देशन में अब शोध कार्य कर रहे हैं, मेरे सुपरविजन में, ऐसे सनी कुमार, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और इस लोक पहल के हमारे जो अगुआ हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जो वैचारिक रूप से बड़े सुदृढ़ हैं, अद्भुत संगठन करता है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की तलाश करके लगातार उसे परिमार्जित करके और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, हमारे अरुण कुमार जी, डॉक्टर हर्षमणि जी, डॉक्टर भावेश जी, अंजना ठाकुर जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारी हाँ, अंजना शोधार्थी हैं। ठाकुर जी भी लगातार लगातार जुड़ी, वो पैनल में हाँ संभवतः हम लोगों के साथ ही हैं। अंजना जी, प्रतीक शर्मा जी हैं, पुंडरीक तिवारी जी हैं, हाँ। अंजना ठाकुर जी हैं। सर, इन सब का बहुत बहुत आभार और इस लोक पहल के तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। सर, आज के इस अद्भुत, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के लिए मैं पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार